बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ट्रांसफॉर्मेशन कोफिशिएंट की। ट्रांसफॉर्मेशन कोफिशिएंट, इससे पहले हमने ड्राइव किया ट्रांसफॉर्मेशन कोफिशिएंट पे। हमने क्या किया था, अल्फा आई जे कहा था कि बेसिकली हम अल्फा आई जे को ट्रांसफॉर्मेशन कोफिशिएंट कहते हैं। यहाँ हम अल्फा आई जे को ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स भी कहते हैं। अब प्रॉपर्टीज हैं अल्फा आई जे की। क्या प्रॉपर्टीज है? सबसे पहली प्रॉपर्टी है हमारे पास कि ई जे टिल्ड कोई भी वेक्टर है उसके अंदर कोई गैमा कोऑर्डिनेट एग्जिस्ट करता है, कि मतलब कि गैमा आई बी द कोऑर्डिनेट ऑफ द वेक्टर। गैमा आई उसका कोऑर्डिनेट है। अगर गैमा आई हम कलेक्ट करते हैं कि उसका कोऑर्डिनेट है तो हम उसको उसकी फॉर्म किस तरह से लिख सकते हैं? हम उसको लिख सकते हैं, क्या मतलब है गैमा आई का? यहाँ पे गैमा बेसिकली हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन कोफिशिएंट वो कह रहा है। तो हम ई जे टिल्ड क्या कहते थे? हमारे पास जो मेन क्वेश्चन हमने लास्ट टाइम ड्राइव की थी वो थी ई जे टिल्ड इज इक्वल टू अल्फा आई जे ई आई। तो हम अल्फा आई जे को यहाँ पे गैमा आई से रिप्लेस कर देंगे। अब रिप्लेस करने के बाद ये दोनों आपके पास ई जे हो गए हैं, तो हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। जब हम कंपेयर करेंगे तो आपके पास ये दोनों लेफ्ट और राइट हैंड साइड बन जाएगी। ई आई से कैंसिल हो जाएगा और आपके पास क्या चीज़ सिर्फ बाकी बच जाएगी, गैमा आई इक्वल हो जाएगा अल्फा आई जे के। तो हमने ये चीज़ निकाल ली। अब यहाँ पे वो क्या कह रहा है, इम्प्लाइज दैट कि जो आपके पास अल्फा आई जे है इसका जो ith कंपोनेंट है वेक्टर ई जे का, रुके मैं इसको थोड़ा रब करूँ आपको समझ आ सके, वो आपको लास्ट वाली इक्वेशन से ड्राइव करके दे रहा है। क्या कह रहा है कि जो आपके पास अल्फा आई जे है उसका जो ith कंपोनेंट है, यहाँ पे भी आपके पास आई है, यहाँ पे भी आपके पास आई है, इसका जो ith कंपोनेंट है वेक्टर ई जे का वो किसके रिस्पेक्ट है? बेसिस ई आई के रिस्पेक्ट है। मतलब कि आपके पास अल्फा आई जे का ith कंपोनेंट ई जे में विद रिस्पेक्ट टू ई आई है। मतलब कि हमारे पास इसकी जो सारी की सारी वैल्यू है ई जे के ऊपर डिपेंड कर रही है। द नेक्स्ट हमारे पास जो इसकी इंटरप्रिटेशन है, प्रॉपर्टी है, वो क्या है? हमने सिंपल ई जे जो हमने लास्ट टाइम इक्वेशन ड्राइव की वो लिखी। लिखने के बाद हमने दोनों तरफ ई के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लिया। डॉट प्रोडक्ट लेंगे, यहाँ पे भी आपके पास डॉट डॉट ले लिया, ई आई डॉट ई के ले लिया। एक चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पे आपके पास टिल्ड ई जे है, यहाँ पे आपके पास ई आई नॉन टिल्ड है। आपने इस बात को अच्छे से याद रख लेना है कि आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन सकता है। वो आपसे पूछ सकता है ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स या ट्रांसफॉर्मेशन कोफिशिएंट की फॉर्म कौन सी है, तो आपको टिल्ड और नॉन टिल्ड का ही डिफरेंस दे सकता है। तो आपने याद रखना है कि ई जे टिल्ड है और ई आई नॉन टिल्ड है और अल्फा आई जे तो आपके पास आना ही आना है। देन आपने ई के को जब दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लिया, मल्टीप्लाई करने के बाद ई आई ई के बना है जब, तो ई आई डॉट ई के यहाँ पे आपके पास क्या आएगा? यहाँ पे आपके पास कॉज आएगा। कॉज डॉट प्रोडक्ट को खत्म करते हैं तो हमारे पास कॉज और उसका एंगल आता है। तो अगर हमारे पास ई आई और ई के दरमियान में एंगल 0 डिग्री का हो तो हमारे पास कॉज 0 1 हो जाएगा और ये ई आई ई के एज इट इज आ जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास एंगल 90 डिग्री का बनेगा तो ये तो पूरी टर्म 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास जो एंगल बनेगा वो 0 डिग्री का ही बनेगा। देन नेक्स्ट क्या हुआ है, हम इसको क्या लिख सकते हैं? ई आई ई के को हम इसको डेल्टा आई के लिख सकते हैं। क्यों ऐसे लिख सकते हैं? क्रोनिकल डेल्टा की फॉर्म है कि जब आपके पास आई जे आई के, एक दफ़ा रिमाइंड कर लेते हैं कि थोड़ा ज़्यादा ऊपर होगा लेकिन चले, ये रहा। जब आपके पास आई जे आई के आपस में सारे इक्वल होते हैं तो आंसर 1 आता है, लेकिन जब वो इक्वल नहीं होते तो वो आंसर 0 देता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आया था? हमारे पास आई और के टर्म बनी थी, और जब आई और के टर्म मेरे पास इक्वल होंगी तो मेरे पास क्या फॉर्म बनेगी उसकी? मेरे पास उसकी फॉर्म बनेगी, हम आगे चले, मेरे पास उसकी फॉर्म बनेगी जब वो दोनों टर्म्स इक्वल होंगी तो आई के इक्वल होगा तो 1 बनेगा, और अगर आई के इक्वल नहीं होगा तो वो 0 बनेगा। तो ये तो पूरी टर्म 0 हो जाएगी। लेकिन जब ये आपस में क्या होंगे? यहाँ पे इक्वल होंगे, और जब वो इक्वल होंगे तो हम इसको क्रोनिकल डेल्टा की फॉर्म में लिख सकते हैं। जब दो यूनिट वेक्टर इस तरह से आ जाते हैं तो हम इसको डेल्टा आई के लिख लेंगे। और इसको हम मजीद क्लैरिफाई करेंगे कि हमारे पास जब दो यूनिट वेक्टर में दो सेम इंडिसेस आ जाते हैं तो हमारे पास वो किसके इक्वल हो जाती है? वो 1 के इक्वल हो जाती है। तो हमारे पास आई यहाँ पे 1 हो जाएगा और आपके पास के और जे अल्फा के जे बन जाएगा। अब आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे भी कोई टर्म्स आ रही थी, तो ये क्या है? ये कहता है कि कोसाइन है एंगल, कोसाइन ऑफ एंगल है किसका? ई जे और ई के का। वी गेट अल्फा आई जे, अल्फा आई जे हमारे पास क्या आ जाएगा? अल्फा आई जे हमारे पास आ जाएगा कॉज ऑफ ई आई और ई जे।
cos ऑफ ई आई और ई जे बनेगा, और अल्फा आई जे इज आल्सो कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइन। हम अल्फा आई जे को यहाँ पे डायरेक्शन, अब वो यहाँ से ये भी पूछ सकता है कि डिफाइन द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अल्फा आई जे, तो अल्फा आई जे का जो डायरेक्शन कोसाइन होगा वो कॉज ऑफ ई आई और ई जे होगा, और ई जे आपके पास टिल्ट सिस्टम होगा, मतलब कि यहाँ पे वो इस के को किससे रिप्लेसमेंट कर रहा है, ई आई से कर रहा है, और उसने इसको रिप्लेस कर लिया। या अगर आप यहाँ से इसको देखना चाहें तो यहाँ पे ई जे ई के का जब हमने डॉट प्रोडक्ट ओपन किया, ये इन दोनों का मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा, एंगल इनका 0 आए, कॉस 0 1 बनेगा, और आपके पास ई के ई जे बचेगा। लेकिन हम उसको, हमारे पास आई और जे के दरमियान में अल्फा की इंटरप्रिटेशन थी, तो इसलिए हमने कॉज ऑफ ई आई और ई जे लिखेंगे। देन नेक्स्ट इंटरप्रिटेशन क्या है, नेक्स्ट इंटरप्रिटेशन में वो कह रहे हैं कि आपके पास अल्फा आई जे इज नॉट सेम एज अल्फा जे आई। हम आई जे इंडिसेस लिखें और जे आई इंडिसेस लिखें, इस द मेन बहुत गहरा डिफरेंस है इन दोनों के दरमियान में। फॉर एग्जांपल अगर मैं अल्फा आई जे लिखती हूँ तो मेरे पास कॉज ऑफ ई आई और ई जे बनेगा, और अल्फा जे आई लिखती हूँ तो मेरे पास ई जे और ई आई बनेगा। और एक और बहुत डिफरेंस कि हमारे पास ई जे यहाँ पे टिल्ड होगा, यहाँ पे हमारे पास ई आई टिल्ड होगा, जो दूसरा वाला वेक्टर है वो टिल्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास I1 है, J2 है, तो अल्फा 1 2 कॉस E1 और E2 टिल्ड, और अल्फा 2 1, यहाँ पे आपके पास E2 टिल्ड है। लेकिन अल्फा I जब 2 होगा J1 होगा, तो अल्फा JI कॉस E2 और E1, यहाँ पे आपके पास E1 टिल्ड है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे आपके पास E2 टिल्ड सिस्टम आ रहा है, यहाँ पे आपके पास E1 टिल्ड सिस्टम आ रहा है, तो बहुत डिफरेंस है, ये दोनों सेम नहीं होते। ये भी आपके पास MCQs बन सकता है, यहाँ पे उन्होंने थोड़ा मार्क भी किया हुआ है। इसके अलावा भी हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं जी। अब सिंस बोथ ही आई, अगली नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि ये दोनों परपेंडिकुलरली यूनिट वेक्टर्स हैं। परपेंडिकुलर वेक्टर्स क्या होते हैं, मतलब कि वो दोनों ऑर्थोगोनल है। उन दोनों को अब हम देख लेते हैं। सिंस बोथ ही आई और ई आई टिल्ट आर पेयर वाइज परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर, दे सेटिस्फाइज द फॉलोइंग। अब ई आई और ई जे को हम इन द टर्म्स ऑफ क्रोनिकल डेल्टा, हम डेल्टा आई जे लिख सकते हैं, और अगर आपके पास ई आई ई जे दोनों टिल्ट हैं तो हम उसको डेल्टा आई जे ही लिखेंगे। अब डेल्टा आई जे को हम इस तरह लिखें, इस तरह लिखें, एक ही बात है। अब हमने ई आई और ई जे को लिख लिया, अब ई आई टिल्ड को ओपन कर लेंगे। टिल्ड से सिस्टम नॉन टिल्ड में कन्वर्ट होगा, यहाँ पे आपका टिल्ड सिस्टम है, अब हम इसको नॉन टिल्ड में करेंगे। हम क्या लिखते थे, अल्फा आई जे ई जे लिखते थे। अब हमारे पास यहाँ पे ई आई टर्म है, हमने इस ई आई टर्म को ओपन करना है, तो आपके पास ई आई देखें, यहाँ पे ई जे टिल्ड सिस्टम इक्वल होता था अल्फा आई जे ई आई के। तो हम यहाँ पे हमारे पास जो ई आई टिल्ड सिस्टम है वो हम कह लेते हैं अल्फा एम आई, हम आई जे कहते थे, तो हमने कोई जे की जगह एम वेक्टर ले लिया इंडिसेस, और ई एम ले लिया। देन इन सिमिलर वे ई जे को जब लिखेंगे तो अल्फा एन जे और ई एन लिख लेंगे। ये लिखने के बाद हमने अल्फा अल्फा टर्म्स को इकट्ठा कर लिया, यूनिट वेक्टर्स को इकट्ठा कर लिया। अब ये यूनिट वेक्टर्स मेरे पास डेल्टा एम एन बन जाएंगे, लास्ट प्रॉपर्टी मैंने एक्सप्लेन किया। देन अल्फा एम आई एन जे, अब ये वाली सारी चीज़ आपके पास एम आई एन जे है और एम एन है। अब ये वाली जब दो सेम होते थे तो वो 1 हो जाते थे, और बाकी एम और जे आपके पास इंडिसेस में आ जाएगा। तो ये हमारे पास नेक्स्ट आ गया डेल्टा आई जे किसके इक्वल होता है, अल्फा एम आई और एम जे के। अब ट्रांसफॉर्मेशन कोफिशिएंट फॉर्म एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अब यहाँ पे उन्होंने एक बात लिखी थी कि ये दोनों पेयर वाइज परपेंडिकुलर हैं। परपेंडिकुलर है मतलब कि ये दोनों ऑर्थोगोनल है, और इन दोनों किसी भी को ट्रांसफॉर्मेशन कोफिशिएंट की ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स से जो फॉर्म बनती है वो ये कुछ इस तरह से बनती है, अल्फा आई के जे के। अब के 1 हो जाएगा तो डेल्टा आई जे हो जाएगा, इन सिमिलर वे के खत्म हो जाएगा, 1 हो जाएगा और आई जे बन जाएगा। तो हम अल्फा आई के करें और जे के करें, या अल्फा के आई करें और के जे करें, तो आंसर डेल्टा आई जे ही बनता है। और ये ऑर्थोगोनैलिटी रिलेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। अब दे आर कॉल्ड ऑर्थोगोनैलिटी रिलेशन, और वेयर ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस सेटिस्फाइज द इक्वेशन। और यहाँ पे हमारे पास इसका जो डिटर्मिनेंट है वो +-1 आता है। यहाँ पे आपके पास एक केस डिफाइन है प्रॉपर और इम्प्रॉपर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का। जब हम इसको सॉल्व करते हैं ना तो हमारे पास इस सारे का पूरा मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, आइडेंटिटी, प्रॉपर, इम्प्रॉपर, वो 3 टर्म्स कुछ हैं, वो इस तरह से बनती है। वो यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं है, तो आपके लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।